ये 8th क्लास की एसएसटी की बुक है, हम और हमारा समाज। इसमें हम आपको चैप्टर नंबर 3 भारत में ब्रिटिश शासन का विकास, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। हमने आपको चार्टर्ड एक्ट 1853 ईस्वी तक पढ़ा दिया था। अब हम आज आपको पढ़ाएंगे कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था। कंपनी के अधीन प्रशासनिक व्यवस्था किस प्रकार की थी। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी एक व्यापारिक कंपनी थी जिसका प्रमुख उद्देश्य अधिकाधिक बाज़ारों को खोजना था। मतलब वो अत्यधिक बाज़ार खोजते थे अपने तैयार माल को खपाने के लिए। जो माल वो बनाते थे उनको खपाने के लिए जो है बाज़ारों को खोजते थे। तो पिट्स इंडिया एक्ट 1773 में जो पिट्स ने बनाई थी, उसके प्रावधानों के बावजूद गवर्नर जनरलों ने भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के तीव्र विस्तार की नीति अपनाई। चूँकि व्यापार एवं वाणिज्य तभी समृद्ध हो सकते हैं जब देश में शांति कायम रह सके, कानून एवं व्यवस्था उचित रूप से बनी रहे। गवर्नर जनरल ने कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को स्थापित करने का प्रयास किया। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने कंपनी की प्रशासनिक व्यवस्था को एक ठोस आधार प्रदान किया। सिविल सेवा, सेना, पुलिस, न्यायिक संगठन ब्रिटिश शासन का प्रधान स्तंभ थे। इसका नियंत्रण प्रत्यक्ष रूप में गवर्नर जनरल इन काउंसिलिंग द्वारा होता था। कहने का मतलब जो सिविल सेवा थी, जो बड़े बड़े अधिकारी बनाए जाते थे, या सेना थी, पुलिस थे, उसके जो न्यायिक संगठन था, उसका सारा जो है लेखा जोखा वो ब्रिटिश शासन के हाथ में था। और इसका नियंत्रण जो है वो प्रत्यक्ष मतलब डायरेक्ट रूप से जो है वो गवर्नर जनरल के पास होता था। अब सिविल सेवा, गवर्नर जनरल इन काउंसिल की सहायता के लिए बड़ी बड़ी संख्या में अधिकारी मौजूद रहते थे जो सिविल सेवा का गठन करते थे। भारतीय सिविल सेवा, जिसे प्राय प्रशासन का इस्पात ढांचा कहा जाता था, विश्व की सबसे कुशल, शक्तिशाली और सम्मानित सेवाओं में से एक थी। प्रारंभ में कंपनी के अधिकारियों और कर्मचारियों में व्यापारी एवं क्लर्क सम्मिलित थे जो प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्यों का भी निर्वाह करते थे। मतलब उनका जो प्रशासनिक अधिकारियों के कर्तव्य थे उनका भी वह निर्वाह करते थे। उनका वेतन बहुत ही कम था तथा वह अकुशल और भ्रष्ट होते थे। मतलब वह जो है घूसखोर वगैरह होते थे और वह उनमें उतना टैलेंट भी नहीं हुआ करता था। क्लाइव और वारेंस हेस्टिंग ने रेगुलेशन द्वारा भ्रष्टाचार को मिटाने का प्रयास किया, किंतु वे एक कुशल सर्विस सेना संगठित करने में असफल रहे। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भारत के ब्रिटिश सिविल सेवा का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। उनको जो लॉर्ड कॉर्नवालिस थे उनको जो है ब्रिटिश सिविल सेना का जो है संस्थापक माना जाता है। उनके अधिकारियों के लिए कठोर नियम बनाए, ठीक है। और उसने कंपनी के अधिकारियों द्वारा निजी व्यापार किए जाने को निषेध भी कर दिया। जो कंपनी के व्यापारी थे जो अत्यधिक लाभ कमाने के लिए निजी व्यापार भी करते थे, उसने वह जो है वो बंद करवा दिया। उनके वेतन में वृद्धि कर दी। कालांतर में ये अधिकारी विश्व के उच्चतम वेतन भोगी सिविल सेवक बन गए। इन सेवाओं के सम्मान और उच्च वेतनों के कुलीन परिवारों में युवक आकर्षित होने लगे। इन दिनों प्रभावपूर्ण ब्रिटिश परिवारों के सदस्य ही मुख्य रूप से इन सेवाओं के लिए नामित होते थे। मतलब यही लोग जो है ब्रिटिश परिवार के जो सदस्य होते थे वही इन लोगों इस सेवा के लिए नामित होते थे। बाकी और व्यक्तियों में अगर टैलेंट होते हुए भी इस सेवा के लिए जो है उनको नामित नहीं किया जाता था। कालांतर में 1853 ईस्वी में के एक्ट द्वारा भारत सिविल सेवाओं के लिए खुली प्रतियोगिता की प्रणाली लागू की गई। उच्च पद अंग्रेजों के लिए सीमित थे जबकि सहायक पद भारतीयों के लिए खुले हुए थे। भारतीय सिविल सेवाओं के लिए चयनित युवकों को भारतीय कामकाज
का कोई भी ज्ञान नहीं था, अतः उन्हें भारत की स्थानीय सरकार व्यवस्था, भाषा, रीति रिवाज, परंपराओं और प्रशिक्षण देना उन्होंने आवश्यक समझा गया। उन्हें प्रशिक्षित करने के लिए लॉर्ड वेल्लेस्ली ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना की, किंतु 1806 ईस्वी में डायरेक्टरों ने इन अधिकारियों को प्रशिक्षित करने का काम इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन हैलीबरी कॉलेज को स्थानांतरित कर दिया। पहले जो है यह फोर्ट विलियम कॉलेज को में जो है इनको प्रशिक्षित करने के लिए खोला गया, लेकिन उन्होंने जो है वो इंग्लैंड के ईस्ट इंडियन हैलीबरी कॉलेज को प्रशिक्षित करने के लिए स्थानांतरित कर दिया। अब इसके साथ साथ जो है अब सेना, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा और विस्तार के लिए सेना महत्वपूर्ण थी। कंपनी में सेना का गठन सर्वप्रथम कर्नाटक युद्ध के दौरान किया गया। कालांतर में प्रेसिडेंसियों ने अपनी स्वतंत्र सेनाएं विकसित की। सेना अनेक उद्देश्यों की पूर्ति करती थी, जिसमें भारतीय विजयों, शासकों पर विजय, बाह्य शक्तियों पर ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा और आंतरिक विद्रोहों का दमन। अगर आंतरिक कोई विद्रोह होता था उसको वह जो है शक्तिपूर्ण उसको कुचल देती थी। सेना के अधिकांश भारतीय सैनिक और तथा सिपाही होते थे, जो वर्तमान में उत्तर प्रदेश और बिहार से आते थे। ये लोग कम वेतन पर उपलब्ध हो जाते थे। भारतीय सेना द्वारा प्राप्त उच्चतम पद सूबेदार का होता था। मतलब अगर भारतीय कोई सैनिक है, भारतीय अगर कोई व्यक्ति है तो उसका जो उच्चतम पद होगा केवल मात्र सूबेदार तक ही होता था, उससे वे आगे उसका प्रमोशन होता ही नहीं था। वे एक अनुशासित शक्ति थे जो तत्कालीन नवीनतम अस्त्र और संचालन में प्रशिक्षित होते थे। चूँकि उस समय राष्ट्रीय भावनाएं लगभग अनुपस्थित हो ही थी, अतः ये भारतीय सैनिक अपने ब्रिटिश स्वामियों के लिए वफादार होते थे। मतलब जो भी वो कहते थे वो ये करते थे। भारतीय सैनिकों से भेदभाव करने के कारण अनंतः 1857 ईस्वी में जो विद्रोह हुआ। अब है पुलिस। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने पुलिस को एक नियमित शक्ति के रूप में संगठित किया। सन 1791 ईस्वी में कलकत्ता के लिए पुलिस अधीक्षक की नियुक्ति की गई। अन्य नगरों में को कोतवालों के नियंत्रण में रखा गया। जिलों में थानों को विभाजित किया गया। प्रत्येक थाने का नियंत्रण दरोगा द्वारा किया जाता था। कालांतर में प्रत्येक जिले में एक पुलिस अधीक्षक की व्यवस्था की गई। गांव में चौकीदार होते थे। पुलिस वालों का वेतन कम होता था, अतः वे भ्रष्ट हो जाते थे। मतलब वह जो है भ्रष्ट हो जाते थे, घूसखोर हो जाते थे, गलत को सही, सही को गलत बना करके पेश करते थे। वे लोगों को बहुत सताते थे, अतः वह लोकप्रिय होते जाते थे। पुलिस विभाग के उच्च पद अंग्रेजों के लिए सुरक्षित होते थे। पुलिस ने असामाजिक तत्वों पर नियंत्रण के अतिरिक्त राष्ट्र भावनाओं को दबाने में भी सहायता की। अब अगला है न्यायिक संगठन। न्यायिक संगठन कैसे था? प्रारंभ में न्याय का प्रशासन भारतीय के परंपरागत कानूनों के आधार पर किया जाता था। हिंदुओं के मामलों में शस्त्र और मुसलमानों के मामले में शरीयत न्याय का आधार होते थे। वारेन हेस्टिंग्स ने प्रत्येक जिलों में एक दीवानी तथा एक फौजदारी अदालत की स्थापना की। पुनरावेतन का न्यायालय, सदर दीवानी अदालत और सदर निजामत अदालतें भी बनाई गई। न्यायाधीशों के निर्देश के लिए हिंदू और मुसलमानों के कानूनों का एक सार संक्षेप में संकलित किया गया। मतलब उनके लिए जो है अलग अलग जो है न्यायालय बनाए गए, हिंदू और मुसलमानों के लिए अलग अलग। कंपनी के कर्मचारियों के मुकदमों के लिए 1774 ईस्वी में कलकत्ता के सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। नवीन कुमार नायक, एक कुलीन ब्राह्मण को ब्रिटिश कानून के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड दिया गया। भारतीयों ने इसका कड़ा विरोध किया। सन 1781 ईस्वी में यह निर्णय लिया गया कि भारत में अंग्रेजी कानून अंग्रेजों द्वारा लागू होंगे, भारतीयों पर नहीं। सन 1793 में भारतीयों की स्वीकार करने योग्य प्रथाओं को संकलित किया गया, उसमें मिलाया गया। नई संहिता को बंगाल रेगुलेशन 1793 कहा गया। इस प्रकार भारत में प्रथम बार लिखित कानून प्रारंभ किए गए, किंतु भारतीय कानून प्रणाली पूर्ण संहिता लॉर्ड मैकले के अधीन भारतीय कानून आयोग द्वारा 1833 में तैयार की गई।
नई कानून प्रणाली को भारतीय दंड संहिता, सिविल प्रोसीजर कोड तथा कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कहा गया। सन 1865 में सदर दीवानी और सदर निजामत अदालतें समाप्त कर दी गई तथा कलकत्ता, मद्रास, चेन्नई और मुंबई में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। जो मुख्य मुख्य शहर थे वहाँ पर जो है इन न्यायालयों की स्थापना की गई। ब्रिटिश न्यायिक व्यवस्था की प्रमुख तत्व क्या थे? वो प्रमुख तत्व जो है वो निम्नलिखित थे, इस प्रकार के थे। पहला था प्रचलित कानूनों का स्थान व्यवस्थापित कानूनों में ले लिया गया। जो प्रचलित कानून थे उसको व्यवस्थापित कानूनों के अंतर्गत ले लिया गया। दूसरा था कानून बनाने के साथ ही न्यायिक एकरूपता की स्थापना हुई, क्योंकि कानून शासक तथा शासित दोनों पर ही लागू होते थे। तीसरा है मुकदमे की प्रणाली बहुत ही महंगी थी, अतः निर्धन लोग वहाँ लोगों की पहुँच से बाहर थे। मुकदमे जो है उसकी प्रणाली जो है बहुत महंगी होती थी, कोर्ट में फ़ीस दी जाती थी, जो लोग निर्धन लोग जो है वो नहीं दे पाते थे और वह जो है उनके साथ अन्याय होता था। यद्यपि न्याय व्यवस्था में कानूनी समानता की बात कही गई है, किंतु यूरोपीय लोगों के मुकदमे ब्रिटिश न्यायाधीशों द्वारा पृथक अदालतों में सुनाए जाते थे। ऐसा कहा गया है कि न्याय प्रणाली सबके लिए एक जैसी होती है, इसमें किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाता। लेकिन अंग्रेज़ लोग अगर कोई जो है गलतियां करते थे तो उसके लिए जो है उनके मुकदमे जो है वो ब्रिटिश न्यायालयों द्वारा, ब्रिटिश न्यायाधीशों के द्वारा ही सुने जाते थे और उनको जो है कम दंडित किया जाता था या फिर जो है बरी कर दिया जाता था। अब आप लोग जो है 8th क्लास के बच्चे जो है वो चैप्टर नंबर 3 को अच्छी तरह रीड करेंगे।